लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, यानी जो एक जैसे कार्बन के स्ट्रक्चर चले आते हैं, बस उनमें एक नंबर ही चेंज होता रहता है। तो एल्कीन्स और एल्केन्स के अपन ने देखे थे, फंक्शनल ग्रुप्स भी देखे थे अपन ने क्या होते हैं ना। अब अपन पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी किसी भी कार्बन के कंपाउंड का नेमिंग किस तरह से किया जाता है, नामकरण, उसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि किस तरह से कार्बन के कंपाउंड्स का नाम रखा जाता है। उसके लिए ट्रिक्स बनाई गई है, कुछ ट्रिक्स बनाई गई है, मतलब फॉर्मूलाज जिसे कहते हैं वैसे कुछ सेटअप कर दिया गया है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई दैट। ठीक है, तो सबसे पहले है ये जो पॉइंट्स हैं, नेमिंग कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड। इन पॉइंट्स को आपको दिमाग में रख के जाना, मतलब ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए, तो आप नेमिंग कर पाओगे, और इससे 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है। नाउ फर्स्ट रूल इज आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। सबसे पहले कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, वो काउंट कर लो आप। अगर कंपाउंड में 3 कार्बन एटम है और कोई भी डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है या कोई भी और चीज़ ऐड नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अगर कार्बन 4 है तो उसका ब्यूटेन हो जाएगा। इस तरह से नेमिंग हो जाएगी। नाउ अब अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया जाए, यानी कोई भी एल्डिहाइड, अल्कोहल वगैरह जो भी फंक्शनल ग्रुप अपन ने पढ़े थे, वो एज अ प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड कर दिया जाए, यानी ऐड कर दे, तो उसे हम या तो प्रीफिक्स की तरह लें या सफिक्स की तरह, कोई भी चीज़ ऐड होगी तो। अब देखना ये कि कौन सी चीज़ प्रीफिक्स यानी जो पहले ऐड होगी नाम में, जैसे प्रोपेन है तो प्रोपेन के पहले ऐड होगी, और सफिक्स यानी बाद में, तो प्रोपेन के बाद में जो है वो वर्ड ऐड होगा। तो अब कौन सी चीज़ आगे ऐड होती है और कौन सी पीछे, उसके भी रूल्स हैं, वो भी देख लेते हैं। थर्ड है, इफ़ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज़ टू बी गिवन एज अ सफिक्स एंड द सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप बिगिंस विद द वोवेल AEIOU। अगर फंक्शनल ग्रुप को हमें सफिक्स पीछे रखना है, जैसे प्रोपेनॉल, इथेनॉल बाद में रखा जाता है, ठीक है, तो उस केस में सफिक्स किससे बिगिन होता है, वोवेल से, AEIOU से। तो अगर वो वोवेल से स्टार्ट हो रहा है तो क्या करते हैं, जो भी कार्बन चेन का नाम है उसमें से लास्ट में से ई हटा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ प्रोपेन लिख रखा है, मान लो यहाँ पे प्रोपेन लिख रखा है, तो इसके लास्ट मुझे अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है, मान लो इथेनॉल अल्कोहल वाला ऐड करना है, ठीक है, तो उसमें OL होता है। ठीक है, इथेनॉल के फंक्शनल ग्रुप का सिंबल OL होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें से प्रोपेन में से ई लास्ट वर्ड जो है हटाना पड़ेगा और उसकी जगह ऑल लगाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल बन जाएगा। तो ई हटा करके हम उस फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर देते हैं एज अ सफिक्स। जैसे यहाँ अब कीटोन का दे रखा है, मान लो जी, ठीक है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, ये मैंने आपको अल्कोहल का बताया था। कीटोन का अगर करना है तो प्रोपेन में से ई हटा देंगे, तो बचेगा PROPN, प्रोपेन प्लस ऑन, कीटोन का ऑन, तो प्रोपेनॉन बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ई हटा करके, अगर आपका जो सफिक्स वर्ड है वो वोवेल से स्टार्ट हो रहा है तभी ऐसा करना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सो दिस वाज द थर्ड रूल। समझ में आया, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ फोर्थ पॉइंट इज इफ द कार्बन चेन इज अनसेचुरेटेड, यानी उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। अनसेचुरेटेड मीन्स यही होता है। तो फाइनल ANE इन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज सब्सटीट्यूटेड बाय इन और आइन। मैंने बताया था ना कि प्रोपेन तो किसे है, क्योंकि वो सेचुरेटेड है, और अगर वो अनसेचुरेटेड हो जाए यानी उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड के लिए तो इन यूज़ करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज़ करते हैं। तो डबल बॉन्ड का अगर प्रोपीन है तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन, और ट्रिपल बॉन्ड का है तो प्रोपाइन बन जाएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड में तो प्रोपीन, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन। ठीक है, ये हो जाएंगे दोनों वर्ड्स। जैसे यहाँ पे लिख भी रखा है कि अगर सेकंड डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन, यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना। नाउ अब अपन नेक्स्ट टेबल देखते हैं कि किस तरह से इसमें नेमिंग जो है की गई है। तो फर्स्ट है हेलो एल्कीन। फर्स्ट आपको यहाँ क्या दिख रहा है, ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप नहीं है ये वैसे मेन, बट इसका हेलोजन यानी फ्लोरीन, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, ये सब इसमें ऐड रहते हैं। ठीक है,
तो ये सारे अगर लग जाते हैं तो वो एज अ प्रेफिक्स यानी पहले ऐड होता है वो नाम। जैसे इसमें एक क्लोरीन लग गया तो नाम क्या बन गया, क्लोरोप्रोपीन। ठीक है, ये प्रेफिक्स की तरह लगा है। अगर ब्रोमाइन लग गया तो ब्रोमोप्रोपीन, ब्रोमो। तो इनके प्रेफिक्स वर्ड है ना, क्लोरीन पूरा का पूरा क्लोरीन नहीं उठाते हैं, सिर्फ क्लोरो वर्ड, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है, फ्लोरो, ये वर्ड ही हम उठाते हैं, यानी स्पेलिंग्स चेंज हो जाती है, एंड देन वी जस्ट ऐड दैम एज अ प्रेफिक्स। ठीक है, तो ये प्रेफिक्स की तरह होगा। इस टेबल में आप देख सकते हो कि सिर्फ सारे फंक्शनल ग्रुप में से सिर्फ इसी में प्रेफिक्स लिखा है, बाकी सब में सफिक्स लिखा है। ठीक है, तो वो सफिक्स की तरह वर्क करेंगे क्योंकि वो मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो अब हम सेकंड फंक्शनल ग्रुप की ओर बढ़ते हैं, अल्कोहल, जो कि मैंने आपको बताया था। अल्कोहल जैसे मैंने यहाँ ऐड कर दिया तो प्रोपेनॉल बन गया। प्रोप क्योंकि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम मीथ ईथ प्रोप यूज़ करते हैं। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप का नाम AL होता है। ठीक है, तो प्रोपेनाल बन जाएगा। ONE कीटोन का होता है तो प्रोपेनॉन बन जाएगा। इसमें देखो डबल बॉन्ड, जो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है वो आएगा पूरा का पूरा, सॉरी कीटोन का। ना कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड होता है तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। एल्कीन्स का ENE होता है सफिक्स, तो किसी भी वर्ड के आगे ENE लग जाएगा। यहाँ पे आपको एक डबल बॉन्ड दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, ध्यान रखना डबल बॉन्ड तो यहाँ पे भी है बट वो C और O के बीच में, तो उससे अपने को लेना देना नहीं है। मेन कार्बन की चेन में होना चाहिए वो डबल बॉन्ड, तो हम उसे अनसैचुरेटेड मानते हैं। नाउ एल्काइन है तो इसका सफिक्स आइन होता है तो प्रोपाइन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं प्रेफिक्स सफिक्स और नेमिंग कर सकते हैं कार्बन कंपाउंड्स की। और डिटेल में आएगी अभी आपकी ये नेमिंग। ठीक है, तो अपन देखते हैं। अब आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करना, इससे आपका बेसिक जो है स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं कहूँगी आप ज़रूर से इनको प्रैक्टिस करो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये किस तरह से केमिकली रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से या किसी और चीज़ के साथ। तो कार्बन इन इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म बर्न्स इन ऑक्सीजन एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। तो कार्बन अपने एलोट्रॉप फॉर्म में क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है। ठीक है, उससे यानी कार्बन अपने एलोट्रॉप यानी जो डायमंड ग्रेफाइट फ्लोरेंस है वो ऑक्सीजन के साथ बर्न होके क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। साथ ही में हीट और लाइट क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स ऑल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो हीट और लाइट रिलीज़ करते हैं जब वो जलते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, जो अपन ने पहले पढ़ी भी थी। ठीक है, जब आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी थी तो आपने ये सब पढ़ा था। तो C+O2 गिव CO2, हीट और लाइट मिल रही है। CH4 यानी मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसमें भी हीट और लाइट निकल रही है। और वहीं इथेनॉल ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो भी CO2 और H2 निकल रहा है, साथ में हीट एंड लाइट निकल रही है। तो ये सारी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ नीचे एक्टिविटी में क्या किया गया है कि कुछ कार्बन कंपाउंड्स लिए, जैसे कपूर की गोली हुई या अल्कोहल हुआ, उनको बर्न किया यानी हीट करा और देखा कि क्या ऑब्जर्व हो रहा है। अलग अलग तरीके की फ्लेम आ रही है, स्मेल आ रही है, ये सब एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं बड़ी क्लासेस में। अगर आप 11-12 में साइंस लोगे तो ये सारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कराए जाते हैं। ठीक है, नाउ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम। तो यानी जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता वो ज़्यादातर क्लीन फ्लेम देते हैं। ठीक है, जबकि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स आपको कैसी फ्लेम देंगे, येलो फ्लेम देंगे विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, यानी येलो फ्लेम और साथ में बहुत सारा स्मोक, काला धुआं जैसा रिलीज़ होगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, काले धुएँ की वजह से जो सूटी डिपॉजिट यानी ब्लैक कलर का डिपॉजिशन होने लग जाता है उस चीज़ का। ठीक है, जिस भी बर्नर या आप जिसमें टेस्ट ट्यूब वगैरह जिसमें भी आप उसके रिएक्ट करवा रहे हो उसमें वो डिपॉजिट होके ब्लैक आने लग जाएगा, सूट डिपॉजिट हो जाएगा जिसे हम कहते हैं ब्लैक कलर का डिपॉजिशन। हाउएवर लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर, अगर हमने उसको एयर की सप्लाई कम की उससे क्या होगा, उसका इनकम्प्लीट कंबशन होगा। ध्यान रखना, किसी भी चीज़ का इनकम्प्लीट कंबशन होने से काफ़ी मतलब हार्मफुल होता है नेचर के लिए। तो अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है, यानी अभी तक अनसैचुरेटेड तो दे ही रहे थे हमें सूटी फ्लेम, ब्लैक कलर का डिपॉजिशन दे ही रहे थे, बट अगर मैंने सैचुरेटेड को भी
लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में मैंने उसको बर्न किया, यानी एयर की सप्लाई कम कर दी, तो उसमें भी मुझे सूटी फ्लेम मिल जाती है। इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लेना। द गैस केरोसिन स्टव यूज एट होम हैज़ इनलेट्स फॉर एयर्स दैट हैज़ सफिशेंटली ऑक्सीजन रिच, यानी अपने घर में भी आपने देखा होगा गैस वगैरह कोई भी केरोसिन स्टोव कुछ भी यूज़ करते हो तो उसमें एयर का सप्लाई नेसेसरी है। जैसे ही एयर का सप्लाई बंद हो जाता है तो वो गैस जलना बंद हो जाती है। कभी आप उस पूरी गैस को कवर करके रख के देखना, क्योंकि उसको एयर नहीं मिल पाती तो वो वहीं बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे भी काफ़ी एयर का सप्लाई नेसेसरी है और उसी की वजह से क्लीन ब्लू फ्लेम अपने को मिलती है। आपने देखा होगा आपकी गैस में ब्लू फ्लेम आती है। इफ़ यू ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल्स गेटिंग ब्लैकन, यानी कभी कभी अपने बर्तन जल जाते हैं, ठीक है, नीचे से काले हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी एयर होल्स है वो क्या है, ब्लॉक हो गए और फ्यूल जो है वो वेस्ट हो रहा था। ठीक है, इसलिए खाली बर्तन को गर्म करोगे तो वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम हैज़ सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन दैम। तो पेट्रोल और डीजल ये सब जो होता है उनमें क्या होता है, कोल वगैरह में कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और सल्फ़र भी उनमें मौजूद होता है कार्बन के अलावा। इसीलिए उनका कंबशन करने से, उनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने से उनके क्या बनते हैं, सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। इसीलिए वो हार्मफुल होते हैं नेचर के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फ़र के ऑक्साइड्स अगर आपके फिर एटमॉस्फेयर में जितनी भी वाटर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके वो एसिड बना लेते हैं और फिर एसिड रेंज हो जाती है। तो इस वजह से ये काफ़ी पॉल्यूशन का रीज़न है, पॉल्यूटेंट्स है ये एक तरीके के जिनसे नेचर को हार्म होता है। ठीक है, अब ये है वाई डू सब्सटेंस बर्न विथ और विदाउट फ्लेम, क्यों बर्न होते हैं। ठीक है, कभी आपने देखा है कोयला या वुड आप जलाते हो तो उसमें ध्यान से देखना है कि वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे आप उनको जलाते हो। और कैंडल या फिर एलपीजी को जलाते हो तो वो एक ब्लू फ्लेम के साथ होती है, और जबकि लकड़ी वगैरह येलो फ्लेम के साथ। तो ऐसा क्या है, और अगर वही कोयला आप अगर सिर्फ उसको सिगड़ी वगैरह अंगीठी में जलाओ अगर, तो सिर्फ वो रेड ग्लो करता है और उससे हीट निकलती है काफ़ी, पर फ्लेम बिल्कुल भी नहीं निकलती। तो आप देख रहे हो कभी कभी बिना फ्लेम के भी जल रही है चीज़ें और येलो कभी ब्लू फ्लेम के साथ जल रही है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, दिस इज़ बिकॉज अ फ्लेम इज़ ओनली प्रोड्यूस व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न। तो इसका मतलब क्या लिखा है यहाँ कि फ्लेम तभी निकलती है जब कोई गैसियस सब्सटेंस बर्न किया जाता है, अदरवाइज फ्लेम्स नहीं आती। तो व्हेन वुड और चारकोल इज इग्नाइटेड द वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट वेपराइजेस एंड बर्न विद द फ्लेम इन द बिगनिंग। तो लकड़ी आपने देखा होगा थोड़ी देर तक तो वो जलती है और बहुत तेज़ मतलब फ्लेम के साथ जलती है, एंड देन धीरे धीरे वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है और फिर एकदम से लास्ट में वो सिर्फ रेड ही होता है। कभी आपने ऑब्जर्व किया हो तो ध्यान रखना। तो जैसे ही वुड और चारकोल को हम बर्न करते हैं उनके जो भी सब्सटेंस होते हैं, वॉलेटाइल सब्सटेंस जो जलते हैं, वो उसमें से वेपराइज होना यानी धीरे धीरे वेपर्स उसके बनना स्टार्ट हो जाती है। तो स्टार्टिंग में तो फ्लेम आती है बट देन जस्ट वो फिर रेड ग्लो करके ही बर्न होते हैं। ठीक है, तो अ ल्यूमिनस फ्लेम इज सीन व्हेन द एटम्स ऑफ द गैसियस सब्सटेंस आर हीटेड एंड स्टार्ट टू ग्लो। एक फ्लेम हमें कब देखने को मिलती है, जब उस गैसियस सब्सटेंस के एटम को हीट किया जाता है और वो ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, द कलर प्रोड्यूस्ड बाय ईच एलिमेंट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। जो भी कलर प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, जो भी कलर आता है जब एलिमेंट को बर्न करते हैं, तो ट्राई एंड हीट अ कॉपर फायर। कॉपर फायर को आपने देखा होगा, जो उसको गर्म करते हैं ना, हीट करते हैं तो रेड होने लग जाता है, वो एकदम हॉट सा दिखने लग जाता है जैसे वो जल रहा हो। इन द फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव एंड ऑब्जर्व इट्स कलर, यू हैव सीन दैट इनकम्प्लीट कम्बशन गिव्स सूट विच इज़ कार्बन, है ना। और धीरे धीरे वो क्या होता है, जब भी इनकम्प्लीट कम्बशन होगा वो चीज़ जलने पे ब्लैक कलर की होना स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ सूट डिपॉजिशन इन ब्लैक कलर का सब्सटेंस जो डिपॉजिट होना उस पर स्टार्ट हो जाएगा। ऑन दिस बेसिस व्हाट विल यू एट्रीब्यूट द येलो कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम टू। और इसी की वजह से आप क्या रीज़न दोगे कि जो कैंडल है वो येलो फ्लेम के साथ क्यों बर्न होती है। ठीक है, तो इसके बारे में बाकी और डिटेल में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी चीज़ किस फ्लेम के साथ जलती है और क्यों जलती है और इनकम्प्लीट कम्बशन होने पे क्या होता है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को। थैंक यू।